हेलो एवरीवन, दिस इज सी एस विक्रम श्रोई एंड वेलकम टू अफोर्डेबल क्लासेस। हमारा जीआईजीएल की क्लास, जीआईजीएल में हम चैप्टर कर रहे थे चैप्टर नंबर 6 द सिविल प्रोसीजर कोड। दिस सिविल प्रोसीजर कोड 1908। और ये आज जो है हमारी इस चैप्टर की लास्ट क्लास हो हमारी लास्ट क्लास इस चैप्टर की होगी है। क्लियर है? तो बात करते हैं, आज स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का जो हमारा लेक्चर स्टार्ट होगा वो कौन से टॉपिक से होगा? टॉपिक का नाम है रिप्लाई या रिटर्न स्टेटमेंट क्या होता है। रिप्लाई या रिटर्न स्टेटमेंट क्या होता है, यहां से हम बात शुरू करेंगे। रिप्लाई क्या होता है, रिटर्न स्टेटमेंट क्या होता है, उसके बारे में बात करेंगे। बात करते हैं रिप्लाई और रिटर्न स्टेटमेंट की। सबसे पहले क्या होता है, मान लो मिस्टर ए एंड मिस्टर बी, इनके बीच में कोई सिविल डिस्प्यूट हो गया। कोई सिविल डिस्प्यूट हो गया। मिस्टर ए ने क्या किया? सूट फाइल किया। किसके अगेंस्ट? मिस्टर बी के अगेंस्ट। कोर्ट ने मिस्टर बी को क्या किया? नोटिस भेजा। अब क्या है, मिस्टर बी रिप्लाई अपने डिफेंस के लिए जो देगा, रिप्लाई डिफेंस में जो वो बताएगा, व्हेन द डिफेंडेंट, यहां पे मिस्टर ए कौन है? मिस्टर ए यहां पे क्या है? पैटिशनर। मिस्टर ए क्या है? पैटिशनर। और मिस्टर बी क्या है? डिफेंडेंट। पैटिशनर जो फर्स्ट जो क्या है, सूट फाइल करता है, उसको बोला जाता है प्लेंटिफ, या तो प्लेंटिफ बोलेंगे इसको, प्लेंटिफ। और जिसके अगेंस्ट सूट फाइल किया जाता है उसको बोला जाता है डिफेंडेंट। जिसके अगेंस्ट, तो जब डिफेंडेंट जो है, व्हेन डिफेंडेंट अपीयर एंड फाइल अ रिटन प्लीडिंग बाय वे ऑफ डिफेंस, his pleading should conform to all the general rules of pleading as are applicable to the application or petition। ये कहना चाह रहा है कि जब when the defendant appear, जब डिफेंडेंट अपीयर होगा और फाइल करेगा a written statement, by way of defense, भाई जो उसके अगेंस्ट प्लेंटिफ ने केस फाइल किया था, उस केस के खिलाफ जो जो आरोप उसके ऊपर लगाए गए थे, उन आरोपों के खिलाफ उसके पास क्या जवाब है, वो जवाब किसमें दिया जाता है? वो जवाब दिया जाता है रिटन स्टेटमेंट के अंदर। ठीक है ना? उसको बोला जाता है रिप्लाई, रिटन स्टेटमेंट। और जो ये रिप्लाई फाइल करेगा वो क्या होना चाहिए? जो उसकी प्लीडिंग होनी चाहिए, इस प्लीडिंग शुड confirm to the all the journal rules of pleading। उसके सारे के सारे जनरल रूल्स ऑफ प्लीडिंग क्या होने चाहिए? फुलफिल होने चाहिए, एज आर एप्लीकेबल टू द एप्लीकेशन और पिटीशन।
as are applicable to the application or petition। जब एक डिफेंडेंट, डिफेंडेंट कौन होता है, जिसके खिलाफ सूट फाइल होता है, वो अब जो उसके खिलाफ आरोप लगाए गए हैं उन आरोपों का जवाब वो किसमें देता है, रिटन स्टेटमेंट के ऊपर देता है। जब वो रिटन स्टेटमेंट फाइल करेगा तो जितने भी रूल्स ऑफ प्लीडिंग होते हैं वो सारे के सारे कंप्लाई करके यहाँ पर चलेगा, वो सारे के सारे क्या करेगा, कंप्लाई करके यहाँ पर चलेगा। समझ आ गई। Subsequent pleading filed by the plaintiff either in reply to a defense's claim of set out or with leave of court in answer to the defendant's plea in defense is also called written statement। ये कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि भाई पहले क्या हुआ, प्लेंटिफ ने सूट फाइल किया, पहले क्या हुआ, प्लेंटिफ ने सूट फाइल किया, सूट जब फाइल हुआ, पिटीशन जब फाइल हुई, उसका रिप्लाई देने के लिए डिफेंडेंट ने क्या किया, रिटन स्टेटमेंट फाइल की। अब उसका जवाब दोबारा से देने के लिए, उसका जवाब देने के लिए फिर प्लेंटिफ ने रिप्लाई फाइल किया, उस रिप्लाई को बोला जाता है, उस रिप्लाई को भी रिटन स्टेटमेंट बोला जाता है, जिसको रिजोइंडर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिजोइंडर। तो जितना भी रूल्स है रिटन स्टेटमेंट से रिलेटेड, वो सारे के सारे रूल्स अप्लाई होते हैं प्लेंटिफ की रिटन स्टेटमेंट पे भी। समझ आ गई। रिटन स्टेटमेंट क्या होता है, रिप्लाई, रिप्लाई देना, रिप्लाई किस चीज का, अपने डिफेंस में रिप्लाई देना, रिप्लाई ऑफ पेटिशन, पेटिशन का रिप्लाई देना, ये होता है रिटन स्टेटमेंट। समझ आ गई। कोर्ट के अंदर केस फाइल हुआ, जब कोर्ट के अंदर केस फाइल हुआ तो क्या हुआ, आरोप लगे, आरोपों के रिगार्डिंग रिप्लाई रिटन स्टेटमेंट में दिया जाता है। तो वो क्या होता है, जब डिफेंडेंट रिप्लाई फाइल करता है, रिटन स्टेटमेंट कहलाता है। जब प्लेंटिफ उस रिटन स्टेटमेंट का, उस रिप्लाई का दोबारा से रिप्लाई देता है, उसको बोला जाता है रिजोइंडर, उसको क्या बोला जाता है, रिजोइंडर। क्लियर है। कितने तरह के डिफेंस होते हैं, अब बात कर लेते हैं डिफेंस की। कितनी तरह के डिफेंस होते हैं। पहले आता है ट्रैवर्स और डिनाई। जब डिफेंडेंट क्या करता है, जो एलिगेशन लगाए हैं प्लेंटिफ ने, जो आरोप लगाए हैं, प्लेंटिफ कौन होता है, जो पिटीशन फाइल करता है, कोर्ट के अंदर जो सूट फाइल करता है, उसको बोला जाता है प्लेंटिफ। जिसके अगेंस्ट फाइल किया जाता है उसको बोला जाता है डिफेंडेंट। जब डिफेंडेंट जो है, जो आरोप लगे थे, उन सारे आरोपों को मना कर दे कि भाई ये सारे आरोप क्या है, गलत है, उसको बोला जाता है डिनायल, ट्रैवर्स। दूसरा क्या है, स्पेशल डिफेंस। जहां पर डिफेंडेंट मान लेता है आरोपों को, जो आरोप उसके ऊपर लगे थे, जो एलिगेशन डिफेंडेंट के ऊपर लगी थी, उन आरोपों को वो क्या कर लेता है, मान लेता है। बट उन एलिगेशन के अफेक्ट को वो क्या कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, बाय एलिजिंग अफर्मेटिवली सर्टेन फैक्ट ऑन हिज ओन। जब वो क्या कर देता है, अपने आरोपों को मान लेता है, लेकिन उन आरोपों को वो क्या कर सकता है, खत्म कर देता है अपने फैक्ट के बेसिस पे, कुछ फैक्ट के बेसिस पे, उसके अपने कुछ फैक्ट के बेसिस पे। पहले वाला क्या होता है, पहले वाला डिफेंस क्या होता है, पहले वाले डिफेंस में जब डिफेंडेंट क्या करता है, सभी आरोपों को, सभी
आरोपों को मना कर देता है, मना कर देता है। ट्रैवर्स या डिनाइल क्या होता है कि जब डिफेंडेंट सभी आरोपों को मना कर देता है, जो भी प्लेंटिफ ने उस पे एलिगेशन लगाई थी उन सारी एलिगेशन को वो क्या कर देता है, मना कर देता है। दूसरा क्या है, स्पेशल डिफेंस। स्पेशल डिफेंस में क्या आता है, जब डिफेंडेंट क्या है, सभी आरोपों को मान लेता है। जब डिफेंडेंट आरोपों को मतलब एलिगेशंस को मान लेता है, मान लेता है, पर उन आरोपों को अपने कुछ फैक्ट्स के बेसिस पे, फैक्ट्स के बेसिस पे खत्म करना चाहता है, उसको बोलते हैं स्पेशल डिफेंस। तीसरा होता है ऑब्जेक्शन इन द पॉइंट ऑफ लॉ और डिम्यूरर। ऑब्जेक्शन ऑन द पॉइंट ऑफ लॉ और डिम्यूरर, जहां पर डिफेंडेंट प्लीड दैट प्लेंट एलिगेशन डू नॉट डिस्क्लोज कॉज ऑफ एक्शन और दैट द स्पेशल डैमेज क्लेम आर टू रिमोट। वो कहना चाह रहा है कि भाई जो एलिगेशन, ऑब्जेक्शन इन पॉइंट ऑफ लॉ क्या होता है, जो एलिगेशन प्लेंटिफ के द्वारा लगाई गई है, डिफेंडेंट कहता है कि भाई उस एलिगेशन में कोई रीजन ही नहीं पता चल रहा, उस एलिगेशन में कोई रीजन ही नहीं पता चल रहा, तो उसके होता है जब एलिगेशन को लेके प्लेंटिफ क्या करता है, जो एलिगेशन को लेके डिफेंडेंट क्या करता है, ऑब्जेक्शन करता है। जब अपने आरोप के ऊपर वो क्या करता है, ऑब्जेक्शन करता है। जब एलिगेशन के ऊपर, एलिगेशन के ऊपर डिफेंडेंट जो है क्या करता है, ऑब्जेक्शन करता है। ऑब्जेक्शन, वो कहता है कि प्लेंट एलिगेशन डू नॉट डिस्क्लोज कॉज ऑफ एक्शन। जो प्लेंट है, वो जो एलिगेशन है वो कॉज ऑफ एक्शन नहीं बता रही, उसमें कॉज ऑफ एक्शन नहीं है। आ गया। एक होता है डिलेटरी प्लीज, जहां पर डिफेंडेंट क्या करता है, केस की जड़ तक जाता है। जहां पर डिफेंडेंट कहता है कि भाई मुझे केस की जड़ तक जाना है। वेयर द डिफेंडेंट प्ली गो टू द रूट ऑफ द केस, जहां पर डिफेंडेंट क्या करता है, कोर्ट से प्रेयर करता है कि भाई वो केस की जड़ तक जाए। जहां पर डिलेटरी प्ली क्या होता है, डिलेटरी प्ली क्या होता है, डिलेटरी प्ली में डिफेंडेंट क्या कहता है कोर्ट को, वो प्रार्थना करता है, वो प्लीज करता है कोर्ट से कि भाई केस की जड़ तक जाया जाए। और तीसरा क्या, पांचवा क्या है, सेट ऑफ। सेट ऑफ, सेट ऑफ क्या होता है, इट हैज द इफेक्ट ऑफ extinguish the plaintiff's claim to the extent of the amount claimed by the defendant। ये कहना चाह रहा है प्लेंटिफ के क्लेम को क्या कर देना,
खत्म कर देना, एक्सटिंग्विश कर देना, एक्सटिंग्विश प्लेंटिफ के क्लेम को खत्म कर देना, कहां तक? टू द एक्सटेंड ऑफ क्लेम बाय द डिफेंडेंट, जितना डिफेंडेंट ने क्लेम किया है उतने तक प्लेंटिफ के क्लेम को खत्म कर देना, उतने तक क्या करना? प्लेंटिफ के क्लेम को खत्म कर देना। समझ आ गई? अब आते हैं एफिडेविट क्या होता है। एफिडेविट एफिडेविट क्या होता है? एफिडेविट क्या होती है? एफिडेविट स्टेटमेंट होती है, स्टेटमेंट और अ डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन ऑन ओथ reduced to writing, reduced to on oath, reduced to writing, and sworn before that person who has the authority to administer such oath। एफिडेविट एक डिक्लेरेशन होती है, एफिडेविट एक स्टेटमेंट होती है जो कि रिटन में होती है, जिसमें एक पर्सन क्या करता है? कसम खाता है। एक पर्सन क्या करता है? कसम खाता है। और किसके आगे कसम खाता है? अथॉरिटी के आगे, एक रेलेवेंट अथॉरिटी के आगे वो क्या करता है? रिटन में कसम खाता है। वो कहता है कि भाई जो भी चीजें हुई हैं, जो भी चीजें लिखी गई हैं, जो भी चीजें मेंशन की गई हैं, वो मेरी नॉलेज में की गई हैं, मुझे हर एक चीज का फैक्ट है, मुझे हर एक चीज का पता है। एफिडेविट इस चीज से रिलेटेड होता है। समझ आ गई? एफिडेविट क्या होता है? एक रिटन स्टेटमेंट होती है, एक ओथ होती है जिसको रिटन में दिया जाता है, एक स्टेटमेंट होती है, एक डिक्लेरेशन होती है। किस चीज के लिए? ऑन ओथ, जिसको रिड्यूस किया जाता है रिटन में, जो रिटन में होती है, और जो कसम खाई जाती है किसके आगे? बिफोर द पर्सन हु हैज द अथॉरिटी टू एडमिनिस्टर। जो पर्सन एफिडेविट पर साइन करता है, जो पर्सन एफिडेविट पर साइन करता है उसको डेपोनेंट बोला जाता है। उसको क्या बोला जाता है? डेपोनेंट बोला जाता है। जो पर्सन एफिडेविट पे साइन करता है उसको डेपोनेंट बोला जाता है। सिंस द स्टेटमेंट इज बीइंग गिवन ऑन ओथ इज एन एफिडेविट। स्टेटमेंट जो है वो ओथ पे दी जाती है, मतलब शपथ, एक तरह से पर्सन कसम लेता है, शपथ लेता है। एफिडेविट में पर्सन शपथ लेता है, कसम लेता है। Since the statement is being given on oath is an affidavit, the affidavit must contain correct and accurate particular। क्योंकि इस एफिडेविट के अंदर जो भी आप चीज बोलते हो वो एक कसम, एक ओथ लेके, कसम लेके बोलते हो। तो आपको ध्यान रखना चाहिए जो भी चीज आप एफिडेविट में बताओगे वो प्रॉपर करेक्ट होनी चाहिए, एक्यूरेट होनी चाहिए। अगर आप कोई झूठा एफिडेविट दे सकते हो तो उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे बहुत ही खतरनाक होंगे, डिजास्टर्स होंगे। समझ आ गई? द कोर्ट हैज बीन गिवन द पावर अंडर ऑर्डर 19 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड बाय डायरेक्टिंग एनी पर्सन टू प्रूव अ पर्टिकुलर फैक्ट बाय एफिडेविट। मतलब सिविल प्रोसीजर कोड ने कोर्ट को पावर दे रखी है ऑर्डर 19 के अंदर, किस चीज के लिए? कि वो किसी भी पर्सन को डायरेक्ट कर सकता है कि भाई वो किसी फैक्ट को एफिडेविट के थ्रू दे सकता है।
एफिडेविट मस्ट बी वेरीफाइड होना चाहिए, स्पेसिफाई होना चाहिए, हैज टू विच इट इज कंटेंट आर ट्रू ऑन द बेसिस ऑफ पर्सनल नॉलेज एंड हैज टू विच इट इज कंटेंट आर बिलीव टू बी ट्रू। मतलब इसके हर एक कंटेंट जो होने चाहिए वेरीफाई होने चाहिए, पर्सन की किसी पर्सनल नॉलेज के बेसिस पे वो ट्रू होने चाहिए, तो वो एफिडेविट होना चाहिए। समझ आ गई? एक ट्रू इंफॉर्मेशन पर बेस होना चाहिए, जो भी फैक्ट आप बता रहे हो वो आपकी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे ट्रू होना चाहिए, सच होना चाहिए, ठीक है ना? तो वो होता है एफिडेविट। अब क्या है? डिटेंशन, प्रिजर्वेशन, इंस्पेक्शन एक्सेट्रा ऑफ सब्जेक्ट मैटर ऑफ सूट। पढ़ते हैं क्या होता है। डिटेंशन, प्रिजर्वेशन, इंस्पेक्शन एक्सेट्रा ऑफ सब्जेक्ट मैटर ऑफ सूट। Court may on application of any party to sue on such of terms and condition as he think fit make an order for the detention, preservation, inspection of any property which is subject to matter of such suit and has to which any question may arise। किसी भी मतलब दो पार्टी के बीच में कोई सूट, कोई केस चल रहा था, तो कोर्ट किसी भी पार्टी की एप्लीकेशन के बेसिस पे किसी भी प्रॉपर्टी को डिटेंशन करने में, प्रिजर्व करने में या किसी भी प्रॉपर्टी की इंस्पेक्शन करने का ऑर्डर दिया जा सकता है। जो जो प्रॉपर्टी किससे रिलेटेड है? सूट से रिलेटेड है या उसके ऊपर कोई क्वेश्चन अराइज हुआ है। फॉर ऑल और एनी ऑफ द पर्पस हैज इन अबव ए, जो ये बता रखी है, किस पर्पस के लिए? डिटेंशन के लिए, प्रिजर्वेशन के लिए, इंस्पेक्शन के लिए। ऑथोराइज कर सकती है किसी भी पर्सन को टू एंटर अपॉन एनी लैंड बिल्डिंग इन द पोजेशन ऑफ एनी अदर पार्टी टू सच सूट, कि भाई वो किसी भी पर्सन को ऑथराइज कर सकती है कि भाई आप प्रॉपर्टी की इंस्पेक्शन करने के लिए, डिटेंशन करने के लिए, प्रिजर्वेशन करने के लिए आपको किसी भी पर्सन को ऑथराइज कर सकती है। कोर्ट ऑर्डर दे सकती है कि भाई किस चीज के लिए ऑर्डर दे सकती है? फॉर ऑल और एनी ऑफ द पर्सन। कौन से पर्पस के लिए? एनी ऑफ द पर्पस। कौन से पर्पस के लिए? डिटेंशन के लिए, प्रिजर्वेशन के लिए, इंस्पेक्शन के लिए। वो क्या कर सकती है? अबव ऑथराइज एनी सैंपल टू बी टेकन, वो किसी भी पर्सन को ऑथराइज कर सकती है कि आप सैंपल ले सकते हो, और एनी ऑब्जर्वेशन टू बी मेड, आप कोई भी ऑब्जर्वेशन वहां जाके कर सकते हो। इंस्पेक्शन करते टाइम आप कोई भी सैंपल ले सकते हो, कोई भी आप ऑब्जर्वेशन कर सकते हो, जो भी आपको ठीक लगे, आप कोई भी एविडेंस वहां से कलेक्ट कर सकते हो। समझ आ गई? तो ये जो है किसी भी प्रॉपर्टी की इंस्पेक्शन से रिलेटेड कोई भी पार्टी टू सूट एप्लीकेशन फाइल कर सकती है कोर्ट में, और कोर्ट को अगर ठीक लगता है तो कोर्ट ऑर्डर दे सकती है किस चीज का? किसी भी प्रॉपर्टी को, अगर वो मैटर ऑफ सूट है, उसको डिटेन करने का, प्रिजर्व करने का, इंस्पेक्शन करने का। समझ आ गई? एप्लीकेशन फॉर सच ऑर्डर टू बी आफ्टर नोटिस। पढ़ते हैं। एप्लीकेशन फॉर सच ऑर्डर to be after notice. Application by plaintiff for order under Rule 6 or Rule 7 as may be made at any time after institution of suit. मतलब जो ये एप्लीकेशन है रूल 6 के अंदर रूल 7, जो एप्लीकेशन है किस चीज से रिलेटेड? डिटेंशन से रिलेटेड, प्रिजर्वेशन से रिलेटेड, या फिर एप्लीकेशन किससे रिलेटेड है? एप्लीकेशन है इंस्पेक्शन से रिलेटेड। सूट के इंस्टीट्यूट
इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट के बाद, सूट फाइलिंग के बाद कभी भी आप एप्लीकेशन लगा सकते हैं। एप्लीकेशन फाइल डिफेंडेंट फॉर सच ऑर्डर में बी मेड एट एनी टाइम आफ्टर अपीयरेंस। जब एक बार डिपेंडेंट जो है कोर्ट में अपीयर हो जाएगा, उसके बाद डिपेंडेंट क्या कर सकता है, एप्लीकेशन लगा सकता है। समझ आ गई? एप्लीकेशन लगा सकता है। बिफोर मेकिंग ऑर्डर अंडर रूल 6 और 7 on an application made for purpose, the court shall expect where it is appear that object of making such order would defeat by the delay direct notice thereof to the opposite party। मतलब अगर कोर्ट को ठीक लगता है तो कोर्ट क्या करेगी, अपोजिट पार्टी को डायरेक्ट नोटिस भेज देगी। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। सूट बाय और अगेंस्ट अ कॉर्पोरेशन। क्या एक कंपनी सूट फाइल, कंपनी कैसे कोर्ट के अंदर सूट फाइल कर सकती है, या कंपनी के अगेंस्ट किस तरह से सूट फाइल हो सकता है? सिग्नेचर और वेरिफिकेशन ऑफ प्लीडिंग इन सूट बाय और अगेंस्ट कॉर्पोरेशन। कॉर्पोरेशन का मीनिंग यहाँ पे क्या है, कंपनी से। एनी प्लीडिंग में बी साइंड और वेरीफाइड ऑन बिहाफ ऑफ द कॉर्पोरेशन बाय सेक्रेटरी और बाय डायरेक्टर और अदर प्रिंसिपल ऑफिसर ऑफ द कॉर्पोरेशन हु इज एबल टू dispose of the fact of the case, who is able to dispose of the fact of the case। ये कहना चाह रहा है कि भाई अगर कोई कंपनी कोई सूट फाइल कर रही है या कंपनी अगेंस्ट कोई सूट फाइल किया जा रहा है, उस सूट को वेरीफाई और साइन, प्लीडिंग को वेरीफाई और साइन कौन करेगा कंपनी के बिहाफ पे? कंपनी का कंपनी सेक्रेटरी या डायरेक्टर या कोई भी प्रिंसिपल ऑफिसर। समझ आ गई? सर्विस ऑफ समन सब्जेक्ट टू द प्रोविजन रेगुलेटिंग सर्विस ऑफ प्रोसेस वेयर द सूट इज अगेंस्ट। जहां पे कोई सूट था, किसके अगेंस्ट फाइल हुआ है? किसी कंपनी के अगेंस्ट फाइल हुआ है, तो नोटिस कहां भेजा जाएगा? जो लीगल नोटिस है, जो समन है, वो कहां भेजा जाएगा? किसको भेजा जाएगा? या तो वो कंपनी के कंपनी सेक्रेटरी को, या फिर डायरेक्टर को, या किसी भी प्रिंसिपल ऑफिसर को, किसी भी प्रिंसिपल ऑफिसर को भेजा जाएगा, या फिर by leaving it on sending by the post address of the corporation, या फिर कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस पे आप बाय पोस्ट भेज सकते हो। अगर कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस नहीं है तब क्या कर सकते हो, जहां पे कंपनी कॉर्पोरेशन जो है बिजनेस कैरी करती है, वहां पे आप समन भेज सकते हो। क्लियर है? ये बात होगी कि अगर कोई कंपनी के द्वारा केस फाइल किया जाता है या कंपनी के अगेंस्ट केस फाइल किया जाता है, तब क्या होगा। अब ऐसे ही बात करते हैं, क्या माइनर के खिलाफ या माइनर केस फाइल कर सकता है या नहीं? क्या एक माइनर केस फाइल कर सकता है या नहीं, या माइनर के खिलाफ केस फाइल किया जा सकता है या नहीं, उसकी बात करते हैं। सूट बाय और अगेंस्ट माइनर। एवरी सूट बाय माइनर, माइनर कौन होता है? जिसकी एज 18 साल से कम होती है, 18 ईयर से कम होती है। माइनर शैल बी, अ सूट बाय माइनर शैल बी इंस्टीट्यूटेड इन हिज नेम बाय अ पर्सन हु इज इन सूट शैल बी कॉल्ड द नेक्स्ट फ्रेंड ऑफ द माइनर। मतलब माइनर के नाम से सूट फाइल किया जा सकता है किसी भी पर्सन के द्वारा, अगर सूट में वो क्या बोल दे, नेक्स्ट फ्रेंड ऑफ माइनर। अगर वो बोल दे कि मैं माइनर का फ्रेंड हूं। द नेक्स्ट फ्रेंड शुड बी अ पर्सन हु इज ऑफ साउंड माइंड एंड अटेंड मैच्योरिटी। और नेक्स्ट फ्रेंड कौन होना चाहिए? जो साउंड माइंड का हो और जो मेजर हो। मेजर मतलब जिसकी एज 18 साल से ऊपर की हो, जिसकी एज 18 साल उससे ऊपर की हो। वेयर डिफेंडेंट इज माइनर द कोर्ट शैल अपॉइंट प्रॉपर पर्सन टू बी द गार्जियन फॉर दी सच माइनर। जहां पे माइनर जो क्या होता है, डिफेंड, जहां पे डिफेंडेंट माइनर हो तो उसके बिहाफ पे किसको अपॉइंट किया जाता है? उसके गार्जियन को अपॉइंट किया जाता है। व्हेन द माइनर प्लेंटिफ अटेन मैच्योरिटी ही मे बी इलेक्टेड टू प्रोसीड विद इन द सूट और एप्लीकेशन और इलेक्ट टू बी अबंडेंट। इफ ही इलेक्ट द फॉर्मर कोर्स ही शैल अप्लाई फॉर ऑर्डर डिस्चार्जिंग द नेक्स्ट फ्रेंड एंड फॉर लीव टू प्रोसीड इन हिज ओन। जब वो मेजर हो जाएगा तो उसका जो नेक्स्ट फ्रेंड है, जो उसका गार्जियन है, उसको क्या कर दिया जाएगा? डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। फिर वो अपने नाम से क्या करेगा?
सूट को क्या करेगा, रजिस्टर करवाएगा। क्लियर है? तो ये बात होती है माइनॉरिटी केस। और यहाँ पे हमारा ये चैप्टर जो है कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। हमारा कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर खत्म हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में हम